हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके अनुपमा को लेके भी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को लेके भी। अनुपमा में तो आज काफी ड्रामा था और वैसा ही कुछ हल्का मगर था ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी ड्रामा। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, राही और प्रेम का डांस हुआ, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हम। और आज मोटीबा और पराग दोनों में बहस हुई। बेटे ने माँ को आईना दिखाया और माँ ने बेटे को। माँ ने कहा कि तुम्हारे और ख्याति की वजह से ही प्रेम घर छोड़कर गया। और पराग ने भी कहा कि आपने हमें किसी को भी न बताते हुए आपने प्रेम का रोका करना चाहा। आज दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। और मोटी बा ने भी आज कहा कि मुझे प्रेम में तुम्हारे बापूजी दिखते हैं। उन्हें भी गाना और खाना बनाना पसंद था, लेकिन घर के बिजनेस में हाथ बढ़ाना नहीं था उन्हें। इसलिए तुम्हारे चाचा चाची ने वो बिजनेस हड़प लिया और इसलिए मैंने तुम्हें तैयार किया ताकि तुम फिर से ये मुकाम हासिल कर सको। और तुमने किया। आज कोठारी एम्पायर है उनके पास, मेहनत की तो। लेकिन तुम्हारे लिए और ख्याति के लिए जब मैं झुकी थी तो अब तुम्हें झुकना पड़ेगा। तब कोठारी ने अपना फैसला सुना दिया। अगर आप अपने पोते को घर लाना चाहती है तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। यही टेंशन वसुंधरा ने ली और वो बेहोश हो गई। उसका बीपी सुटअप हो गया और डॉक्टर ने कहा टेंशन की वजह से और सदमा लगने की वजह से उनकी ये हालत हुई है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती है, जान पर भी बनाती। तब वो कहता है कि इसको किसने बुलाया। वहां प्रेम, अनुपमा, राही तीनों आते हैं। और यहाँ पे राही, प्रेम और अनुपमा का किचन वाला सीन भी बहुत अच्छा था। ना चाहते हुए भी आज अनुपमा ने अपनी बेटी के खातिर प्रेम को माफ कर दिया। चलो, दोनों में बट्टी तो हुई। आज अनु ने का एक डायलॉग कि मेरी बेटी को टूटने मत देना, अगर ऐसा हुआ तो मुझे वापस कर देना, मैं संभाल लूंगी। तो ये एक माँ की फिक्र थी, लेकिन उसके बातों में बहुत बड़ा राज था, क्योंकि उसने भी झेला है। अनुज ने 2 बार उसे छोड़ा है। उसका कारण छोटी ही थी, लेकिन वो मरने तक आ गई थी। वो मरना चाहती थी। अगर कांतामा नहीं समझाती तो शायद अनुपमा भी नहीं होती। अनुज जैसा सुलझा हुआ इंसान ऐसा कर सकता है तो अभी तो प्रेम का जवानी का खून है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा राही के साथ कुछ करेगा, क्योंकि वो उसमें हमें अनुज की छवि दिखती है और वो राही से बहुत प्यार करता है। जब कल भी दोनों की बातें जो कन्वर्सेशन हुई उसमें भी हमें दोनों में समझदारी दिखी। और आज अनुपमा, ये कौन सी फैमिली है अनुपमा तुम्हारी? मुंह फुला के बैठे या कुछ भी करे, तुम्हें क्या? तुम्हारी फैमिली प्रेम, राही और अनुज है। हाँ, उसमें परी और अंश आ सकते हैं। अच्छा हुआ तुमने माही का नाम नहीं लिया। माही का नाम नहीं आया क्योंकि वो भी सेल्फिश है। वो कौन सी सीधे मुंह अब बात करती है। और हम जो अनुपमा के कैरेक्टर पे इतना बोल रहे थे, लेकिन एक बात है, अनुपमा के साथ कोई कुछ भी करे लेकिन वो किसी के साथ भी गलत नहीं करती। जब बाबा पूजी की 15 एनिवर्सरी थी तब भी जो डाइवोर्स वाला प्रकरण हुआ था वनराज और काव्या के बीच में, तब वो समझाने के लिए रुकी थी और अनुज को टेंशन दी तो वो उसकी राह दिखता है। तब वो आती है और अनुज और उन दोनों में बातें होती, तब वो कहती है कि कोई अगर दर्द में होता है तो मैं कैसे उसका दर्द ना बांटूं।
कोई अगर खाना नहीं खाता है तो मैं खाना कैसे खा लूं? मैं ऐसी ही हूं। कोई मुझे पागल या इडियट समझेगा तो चलेगा। तब अनुज कहता है बट आई लव इडियट, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसकी इसी अदा पे फिदा था कि वो किसी को भी, अरे रास्ते में जो दिया बेचने वाली औरत थी उसके लिए उसने आवाज उठाई थी, वो भी उसे पसंद था। इसलिए अनुपमा ऐसी ही है। हम कितना भी कहे कि ये शाह परिवार के तलवे क्यों चाटती है, क्यों उनका बोझ ढो रही है, लेकिन वो ढोएगी, क्योंकि उसका वही स्वभाव है। और लीला तुमसे अच्छी तो वसुंधरा जी है, कम से कम लाख गुना अच्छी है। अपने पोते बेटे से ज्यादा पोते से प्यार है, और तुम्हें तो ना बेटे से प्यार, बेटे से ही प्यार है, पोते से भी नहीं है। बहू से तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वसुंधरा जी बहू से भी प्यार करती है। लेकिन ये लालची परिवार कभी नहीं सुधरेगा। तो उनको अभी भी सोने की गिन्नी और राही और अनुपमा, आप लोगों का परिवार थी ही कब? कब आपने उसे अपना माना है? बापूजी जब वक्त आता है कुछ टाइम पे एक्शन लेते हैं, बाद में जब बोलने का टाइम आता है वो तो चुपचाप ही रहते। वो बोलते ही कहाँ है? मरने वाले ब्लैकमेल नहीं करते, झूठ का सहारा नहीं लेते। इस बात पर अनु को सोचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात की जिंदगी दोनों की है तो फैसला भी दोनों का होना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको ब्लैकमेल करो कि मैं मरने वाली हूं तो तुम दोनों शादी कर लो, और शादी के बाद अपनी जो भी इच्छा है वो पूरी करना। सच में होंगी? दोनों का जो सोचा है वो पूरा होगा? जिंदगी दोनों की तो फैसला भी दोनों का ही होना चाहिए। लेकिन कभी कभी मरने वाले अच्छा काम भी कर जाते हैं। अब प्रार्थना और ख्याति दोनों में अनुपमा की जुबान तो आई। अनुपमा चली गई लेकिन उनकी उसके आवाज की गूंज इस घर में रह गई। आज प्रार्थना भी थोड़ा बहुत कुछ तो बोली, लेकिन गौतम फिर से उसे धमका रहा था। और मुझे पता था, मैंने पहले भी कहा था कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी हत्याने का पूरा कोठारी एम्पायर अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, और वही आज उसने बोल भी दिया। चाची भी अपने बेटे का रिश्ता लेके आ गई गौतम के पास। वो भी अब जल्दी से अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। आज मोटी बा ने भी कहा तुम्हारे पिता भी को समझाया लेकिन नहीं समझे, लेकिन मैंने उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, तो तुमने आज अपनी मोटी बा की डिसरिस्पेक्ट भी की है। पराग के अंदर किस बात का इतना घमंड है पता नहीं। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी कि अनुपमा का किरदार बहुत ही डिफरेंट है। हम कहते हैं अनुपमा ये करे, अनुपमा वो करे, इसको जवाब दे, उसको जवाब दे, मगर आपने सही कहा है कि अनुपमा किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकती। तो आपके रिव्यू से मिलता जुलता एक और रिव्यू है, मैं सुनाती हूँ। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये अनुपमा के लिए, ये सच में तो एक नहीं, 2-3 वनराज मिला कि ये पराग कोठारी ऐसे के ऐसे ही डायलॉग है। माय गॉड, मैंने पहले सोचा ये वनराज 2 वनराज के मिला के ये ऐसा इंसान है, पर ये डायलॉग भी हूबहू वैसे ही है। और अनुपमा, आई एम रियली सरप्राइज्ड, और समटाइम्स इट्स नॉट ईजी टू बी अनुपमा, क्योंकि उतना उनके जैसे बनना बहुत मुश्किल है। पर हम उससे कुछ सीख सकते हैं कि नफरत में भी प्यार कैसा होता है। किसी से वो नफरत नहीं करती। उनका मानना है कि ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है, क्या नफरत, क्या गुस्सा, क्या है। जहाँ गुस्सा देखना है, जहाँ अन्याय नहीं सहना है, वहाँ बात करो, निकल जाओ। अभी भी कहती हूँ तोशु पाकी और डॉली को भेज दो, क्योंकि और बा जैसे बुजुर्ग, ना शुक्र बुजुर्ग, एहसान फरामोश बुजुर्ग नहीं रहना चाहिए। बिकॉज बुजुर्ग और अच्छे होते हैं, थोड़ा राह दिखाते हैं, तो सब्र हो सकता है कई बार उनके हालत की वजह से कभी गुस्सा कर देते हैं, पर ठीक है। पर इतना डबल स्टैंडर्ड्स कोई नहीं दिखाता जिसने बा ने दिखाया। फिर भी अनुपमा है तो अनुपमा है, हैट्स ऑफ टू हर। इतना आसान नहीं है ये सब भूल के। पर तू इतना सोचती है कि बा को भी इतना अक्ल भी नहीं है, क्या करें। हम लोग भी कभी कभी अनुपमा जैसे बात कर रहे थे कि नेवर गिव अप, कहते हैं ना, नेवर से नेवर। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि
अनुपमा, प्रेम और राही एक साथ है और हमेशा एक साथ रहे, सुख दुख हमेशा एक साथ साथ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए उनके साथ, इनका एक दूसरे के साथ हमेशा बना रहे और जल्द ही अनुज उनके साथ मिल जाए ताकि दे वो अच्छे परिवार मिले बिकॉज उनके खुशियाँ हक है। अनुपमा और अनुज, राही और प्रेम। अभी ये पराग कोठारी तो भाई वो तो अहंकार में इतना घुस चुका है, कभी उसको दिखा नहीं देता कि उसका भी गलती है। इतना इतना आसान नहीं होता, पर जिसने उसने शब्द बताया अपने माँ को, कि किसी माँ को डिजर्व नहीं करते कि ऐसा शब्द सुनने के लिए, चाहे अच्छे माँ हो बुरे हो जैसे भी हो, ये शब्द सुनने को किसी को डिजर्व नहीं करते। मेरा तो दिल ही दुखते कि कैसे ये शब्द ये बोल सकते अपनी माँ को, कुछ भी कह लेते हो क्या। और मोटी माँ की भी गलती है, उन्हें किसी के साथ डिस्कस नहीं किया और वो लड़की परिवार से डिस्कस नहीं किया, क्या करें, मतलब एक बात तो बनती, कुछ तो बात करते, बट नहीं, अगर कोशिश करते तो वो भी बात करते ना, पर हद होती है। और इस हालात में भी वो शादी कराने जाती है, शादी शादी उनकी जिंदगी भाई, आप खुश रहो, अपने करियर बनो, कुछ आप करना चाहती, पूरा फ्रीडम है, हमारा आशीर्वाद है, ये बोलना चाहिए था अगर बोलना ही है। ये क्या इमोशनल मैनिपुलेशन बैगेज है, मुझे समझ में नहीं आता, इतना मैनिपुलेशन घटिया काम कैसे कर सकते हैं। आई पूछ रहा है तुम कौन हो, किस हक से आते हो, सीरियसली कोई बात करता है क्या। एक बुजुर्ग औरतें देख रहे, उसने कहा प्लीज पुराने जख्म मत छेड़िए, उसने रिक्वेस्ट किया था, फर्मली बात किया था, उसने गलत किया है। बट आई एम क्वाइट ग्लैड ये एपिसोड बहुत फ्रूटफुल हुआ, कल भी ऐसा था, बट बहुत अच्छे से निकल आए हैं ये एपिसोड। पर मुझे हैरत होती है जो भी आता है बस अनुपमा में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाते हैं, मतलब जिम्मेदारी लगाते हैं किसी का भी। ये क्या समझ कर रखते हैं जस्ट बिकॉज वो प्रोटैगनिस्ट है, इसके में और भी सख्त बनो उसे, कुछ लोगों को बाहर निकाल दो, कुछ और पावरफुल दिखाओ और सक्षम दिखाओ और मतलब क्या कहते हैं, मोर स्ट्रांग, मतलब आप जितना आप सक्षम सिर्फ आत्मसम्मान के मत पैसों से नहीं, मतलब जो और स्ट्रांगर, मतलब वो बहुत हल्की दिखती है, मतलब एक प्रोटेक्टिव जैसे और भी होना चाहिए। जैसे मोटी बा एक होता है ना, एक आवाज में उसमें कुछ दम होता है ना, और दमदार दिखाते, इट शोज लाइक वीकलिंग टाइप। नहीं, अनुपमा शुड और स्ट्रांग उनको दिखाना चाहिए अनुपमा को। मैं तो कब से बोली जा रही हूँ, पर उनको दिखाना चाहिए। आई होप आगे चलकर हो, एंड हमेशा जो सच है उनके सामने वो गाना जो उनके साथ ही रहेंगे, वो कोई बात ही नहीं है। बस और कुछ कहना नहीं, थैंक यू सो मच। ये है सुचि जी का रिव्यू, और सुचि जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ कहा है कि नफरत में भी प्यार ढूंढती है अनुपमा, अनुपमा जैसा होना बहुत मुश्किल है। तो बढ़िया है आप दोनों के रिव्यूज इसीलिए मैंने रखे हैं, क्योंकि मुझे भी एक बार गुस्सा आया था अनुपमा पे, मगर आपके रिव्यू सुन के थोड़ा गुस्सा शांत हुआ है, क्योंकि उसका किरदार ही ऐसा है, ना तो वो किसी से नफरत कर सकती है ना ही किसी का बुरा। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा अनुपमा उससे प्रेम से नाराज़ तो है, लेकिन उसने अपनी अब नाराज़गी थोड़ी भुला दी है, और उसको उसने अनुपमा ने प्रेम को अब माफ़ भी कर दिया है। और वो कहते हैं कह रही है कि मेरी और अब प्रेम की बट्टी तो हो गई है, और लेकिन अब उनका हम क्या करें, जो बाहर मुंह फुलाए बैठे हैं वो मज़ेदार सीन था। उस ये माही तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है अभी भी। जो मैं होती तो मैं ये मना नहीं करती, मैं होती तो मैं ये नहीं करती। और परी ने आज बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही उसने कहा। और जब वो उसको जवाब दे रही है तो ईशानी ने उसको उनको रोक दिया है कि कह रहे कि अब कम से कम तुम लोग तो मत लड़ो। उधर अंश परेशान है कि वो गौतम को वो फ़ोन करे, उससे मीटिंग करे नहीं करे।
और वैसे मेरे हिसाब से तो अब अंश को गौतम से कोई मीटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों अपनी बेइज्जती करवानी है फालतू में। और जब अ, ये गौतम कैसे खुश हो रहा है कि जो है, अरे ये जब ये बा बैठी हुई परेशान हो रही है कि हमें ये चाहिए और मेरे को टिंकू चाहिए, और प्रेम वो घर आया था, और जब वो तो चला गया और सब कह रहे हैं कि जो है तुम दवाई खा लो, कुछ कर लो, लेकिन वो दवाई खाने को तैयार ही नहीं है। और वो जिस तरह से वो कितना खुश हो रहा है कि जो है मैं वो तो घर आएगा नहीं, और जो है अब सारा, और वो सारा एम्पायर मेरी मुट्ठी में होगा। वो तो हमें पता ही है कि एक लालची किस्म का आदमी है। और इधर ये पराग कोठारी में तो क्या जो है ईगो, अहंकार, या जो भी आप कह लें, क्या कूट कूट के भरा हुआ है। खैर, मर्दों में अहंकार तो होता ही, बहुत ज़्यादा होता है, और ईगो उसमें, सॉरी, पराग में तो कुछ ज़्यादा ही, कि हम खानदानी हैं, हम वो हैं। और जब वो उसने कहा है कि जो है वो आज तो उसने क्या कहते हैं, मोटी माँ ने कह ही दिया कि जो है सिर्फ तेरी वजह से तो वो घर छोड़ के गया था, कि अगर तूने इससे छाती से शादी ही नहीं की होती तो शायद प्रेम घर छोड़ के जाता ही नहीं। लेकिन वो तो पराग कोठारी तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही कहाँ है, जो वो उसे अपनी गलती नज़र ही नहीं आती तो मानेगा कहाँ से। खैर, वो कह रही है कि हम भी तो झुके थे, और लेकिन वो झुकने को तैयार ही नहीं है। और ये कहती है कि इसमें उसमें पिताजी में भी तो यही थी, वो भी इसमें उनको भी संगीत में और उसमें रुचि थी, खाना बनाना, लेकिन हम उनको समझाते थे। और उसके चाचा चाची ने, मतलब इसलिए इस वजह से उन्होंने सारा उसका बिजनेस हड़प लिया था इन लोगों का। अब एक शायद ये एक नया पहलू और खुलेगा इसमें, कि शायद उसके पराग कोठारी के चाचा चाची को भी दिखाया जाए, मे बी, कह नहीं सकते कुछ हम इस बारे में। और इधर अनुपमा सबको चीयर करने के लिए डांस वांस कर रही है सबको, और बात तो एज यूजुअल अपना मुंह फुलाए बैठी है। उसका तो अब काम ही यही है, मुंह फुलाकर बैठना, गुब्बारा बन के बैठना। खैर, जैसी उसकी मर्जी बाकी। और इन लोगों इसमें मोटी बा में और पराग में अच्छा खासा झगड़ा हो गया है। और उसने ये पराग कोठारी ने बिल्कुल क्लियरली अब ये कह दिया कि जो है मैं तो उसके सामने झुकने नहीं वाला, और आज के बाद इस घर में प्रेम का कोई नाम नहीं लेगा। और जिसको अगर अगर आपको टिंकू चाहिए, यानी प्रेम चाहिए, तो आपको फिर अपने, मतलब मेरे में से और प्रेम में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर उसके बाद किसी ने इसका नाम भी लिया तो फिर मेरा मरा मुँह देखेंगे। पर पराग का ये सुनकर जो है उसको बीपी हाई हो गया है, शूट अप हो गया है उसका, मोटी बा का। और इनमें से शायद मेरे ख्याल में प्रार्थना ने खबर करी है। उससे पहले प्रार्थना और वो गौतम का भी सीन, कि उसको कैसे सामने सामने ही धमका रहा है। इन लोगों को मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि प्रार्थना खुश नहीं है, उसके चेहरे पे कहीं हंसी नहीं आती है, लेकिन उनको ये गलतफहमी है कि बहुत खुश है। प्रार्थना तो बहुत खुश है, लेकिन कभी तो इंसान के चेहरे पे खुशी आए, कभी तो कुछ वो हो, खुश दिखे। हमेशा डरी सहमी सी तो वो रहती है। लेकिन अब जो है किसी ने उसके पास राही के पास फ़ोन आया है
सब लोग तो उसने एकदम से प्रेम करके आवाज़ लगाई है। उधर डॉक्टर ने भी कह दिया है कि इनको स्ट्रेस और वो जो भी मतलब उससे दूर रखें। दूर रख मतलब तो उनको नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है इनके लिए हो सकता है। इतने में प्रेम, अनुपमा और राही तीनों वहाँ पहुँच गए हैं। और ये हाँ, पराग का अहंकार तो अभी भी 7वें आसमान पर ही है। वो कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इन लोगों को दोबारा यहाँ पर लाने की। और पिकअप में हमें दिखाया गया है कि प्रेम शायद कुछ गाना गा रहा है उसके लिए। बाकी का आगे का जो पिकअप है कि वो अपनी क्या कहते हैं, अपने जो भी उन्होंने अपने सपने हैं वो शादी के बाद भी पूरी कर सकते हैं। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा आपने सुजाता जी कि अब अंश को गौतम से मीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता है कि गौतम या तो उसको यूज करेगा, भला तो नहीं करेगा अंश का, और या फिर उसकी बेइज्जती करेगा। तो अंश को अभी थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा देखे क्या होता है आगे, क्या बढ़ती है बातें, फिर कहीं पे उसको फील्डिंग करनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर, ऑल माय लवली फ्रेंड को मेरी सुबह की प्यार और नमस्ते। अंजू जी, आपको नवीन सर को प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड इमोशनल ज़्यादा था। राही और प्रेम, वो दोनों अपना अपना खुशी, वो लोग को खुशी सेलिब्रेट करते थे। घर आए तो वहाँ पर पराग खोटरी उसको दामाद ये सब लोग बात करते हैं। वो चाची है, प्रेम की चाची है, गौतम को बोलते हैं आजकल जो लड़की देखो जल्दी तो वो तो अपने खेल में मस्त है। यहाँ पर लोग को तमाशा देखते हो, वो उसको बहुत खुशी मिलता है। यहाँ पर मोटी बात सही है, सही था आज मेरे नज़र से। वो अपना पोते के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस वक्त मैं भी सहमत। लेकिन प्रार्थना को ऐसे बोल, तुम भी उसको राही के जैसे मत बनो। मैं भी नहीं चाहते राही प्रेम चला गया, वो तो चाहता ही नहीं प्रेम घर वापस आए। ये पराग कोट इतना बड़ा बिजनेस है, उसको दामाद का हरकत उसको दिख नहीं रहते, कोई किसी को भी नहीं दिखने देते हैं। फिर सापेर में राही अनुपमा चाय बनाते क्या करती है, प्रेम राही आया। अनुपमा एक ही बात बोला, धोखा कभी मत दो। जो आज भी अनुज मेरे लिए क्या है, सब लोग अनुज के जैसे नहीं। अनुज औरत को समझते हैं, सब कुछ करते हैं। आज तुम भी, आप भी प्रेम मेरे बेटी के सपोर्ट किया, अच्छा लगा। अपनी फैमिली का फैमिली का अलग से मेरी बेटी के सपोर्ट लिया, अच्छा लगा। लेकिन हर वक्त अच्छा नहीं समझा, ठीक है, दोनों को हक किया, अच्छा लगा उसे भी। फिर भी यहाँ पर ठीक है, वहाँ पर सब लोग बाहर मुंह फुला कर बजा, वहाँ पर नाच गाना चालू हुआ था। फिर यहाँ पर कोठारिया उसमें, फिर मोटी बात सही कहा, मर्द के ईगो इतना बड़े होता है कि चार चारों आसमान में माने बहुत बड़ा ईगो होता है मर्द के ईगो। बहस होता माँ बेटे में, सब लोग फिर आया। वो उसको अच्छे से पढ़ाई सब कुछ है, तो इस कॉलेज सब में ध्यान सब कुछ करता था। फिर होटल मैनेजमेंट किया, बाकी कर इसको मैंने बावजू रखा, काम करना है। अरे एक सेफ को बावजू बोलता हूँ, अच्छा सेफ मिलने से करने से बहुत उम्मीद होता है, सबको बस में नहीं है। फिर मोटी बाबू दोनों को, मोटी बाबू बोलता वो तो सिर्फ अनुपमा के लिए वो सब कुछ करेगा, हम लोग के लिए कुछ नहीं करेगा। फिर मोटी बाबू बोलते हैं वो तुम्हारी पिताजी का और परछाई है, तुम्हारे पिताजी भी यही करते हैं। फिर भी मैं उसको कभी भी कंप्लेन नहीं किया, उसके ऊपर में कोई एहसास नहीं किया, उसको सम्मान किया।
सब लोग मेरे बिजनेस, हम लोग बिजनेस सब कुछ छीन लिया, फिर भी हम उसको किया, हम तुमको तैयारी किया बिजनेस के लिए। उन्होंने जो भी किया सही कहा। बच्चों में आता है, जिस घर में होता है जिसका गुण आता है, हर घर का हो, ये तो नियम होता है। फिर उसके बाद तो मोटी पर बेहोश हो गया। मैं प्रेम इस घर में दहलीज पे पैर रखने, मैं आज से अब इस घर का बड़ा बेटा मर गया। मोटी बा वो टेंशन, बीपी तो हाई हो जाएगा, बीपी तो स्पॉट हो गया। फिर अच्छा मैंने खराब, बहुत खराब हुआ उसको भी। ये लोग नाचते थे, प्रेम को कौन कॉल के पता नहीं। प्रेम आया, प्रेम अनुपमा राही तीनों आया। फिर प्रेम उसको दादी के लिए गाना गाते हैं। कल देखते हैं इसके लिए। आज के लिए इतने, थैंक यू। क्या थी अंजू जी, आप मेरे लिए इतना सपोर्ट बनते हैं ना एक फ्रेंड के लिए, सब मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आता। मेरा आज बहुत सपोर्ट सिस्टम है अंजू जी। आपको हर हर दिन थैंक यू करने से मुझे कम हो जाएगा। ख्याति जी माय डियर फ्रेंड, आप मुझे, मैं भी आपको जादू के जख्म देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के, देख कर। आपको मैं दिल से अपने फ्रेंड बनाया। मैं भी आपको जादू का जख्म देना चाहती हूँ। माय डियर सिस्टर राधिका, आपको मेरा प्यार भरा आशीर्वाद है हमेशा। आपको मैं दिल से सिस्टर मानती हूँ, एक बहन की तरह, एक दीदी की तरह। आपको मेरे लिए, आपके लिए बहुत, आपके लिए आशीर्वाद है। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आप जो भी काम करें सफल हो। मैं इतना ही, ऑल माय लवली फ्रेंड को थैंक यू। थैंक यू सो मच जया जी, आपके रिव्यू के लिए, शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही प्यारा। और आपने बहुत अच्छे से बताया है, और ऐसा ही है कि पोता तो प्यारा होता ही है। उस मामले में मोटी बा की गलती नहीं है, अपने पोते को अपने पास लाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू जया जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ मोटी बा का किया धरा पानी में फिर गया, जहाँ इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। इतना सब कुछ मोटी बा ने किया, जहाँ 3 बजे उठ के उनके लिए खाना बनाया, खाना परोसा, अपने गुस्से को काबू किया और अपने बेटे को भी समझा के रखा था। पर ये जो गलती शगुन देने का और शादी का प्रस्ताव उसी दिन रखना, यही बहुत ही बड़ी गलती हो गई। जहां आज पराग अपनी माँ को ये गलती का एहसास दिलाता है कि आपने ये सब कुछ किया, पर आपने हमें कुछ नहीं इसके बारे में बताया था। यहाँ मोटी बा भी कहती है कि तुमने भी बहुत सारी गलतियाँ किया है, और सबसे बड़ी गलती की है तुमने कि ख्याति से शादी करते हुए, जिसके वजह से ही प्रेम घर छोड़ के चला गया है। और यहाँ मोटी बा को प्रेम में अपनी पति की झलक दिखती है, जहाँ उनके पति को भी कला में दिलचस्पी थी, और वो भी खाना बनाने में उनको भी खाना बनाना पसंद था। जहाँ बिज़नेस में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। मोटी बा के लाख समझाने के बाद भी जब भी वो नहीं समझे, तो मोटी बा ने उनकी बात समझते हुए उनकी कला को, उनकी सोच को कभी भी अपमानित ना करते हुए पराग को इस तरह से हौसला दिया कि वो बिज़नेस संभालने की काबिल हो जाए। यहाँ मुझे लगता है कि गायत्री जी को शायद मेंटली सही नहीं रहेगी, जिसका सच प्रेम को पता नहीं है, क्योंकि प्रेम शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी माँ की हालत कैसे थी।
जिसके वजह से ही शायद पराग भी बहुत ही डेस्परेट होता रहेगा, जहाँ उसने भी सिचुएशन को हैंडल करने की बहुत कोशिश किया रहेगा, जहाँ उनकी माँ की मेंटल कंडीशन ना सही होते हुए, प्रेम को ये बात ना समझते हुए उसे लगता रहेगा कि मम्मी पापा में झगड़ा होता रहेगा, जहाँ सारा दोष पापा का ही है। जहाँ उसे आगे जाके, जहाँ ख्याति से शादी करने के बाद उसे वो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ प्रार्थना को इतना हिम्मत तो आ गई कि वो गौतम के सामने राही की तरफदारी करती है, जहाँ गौतम को पसंद नहीं आता है, जहाँ गौतम को तो इनकी जायदाद पे ही नज़र है और वो ये भी चाहता है कि प्रेम कभी भी घर वापस नहीं आए और राजा भी शादी के बंधन में बंध के शादी के उलझन में ही उलझे रहे, जहाँ इसको आसानी हो जाए इनके जायदाद को हड़पने में। यहाँ माही हर वक्त राही पे ही दोष देती रहती है, जहाँ अभी भी उसको ये लगता है कि राही ने शादी के लिए मना करते हुए गलत किया है, जहाँ वो अंश को भी भड़काती है। यहाँ परी और अंश मुंह तोड़ जवाब देते हैं माही को, वो देख के बहुत मज़ा आ गया। माही इतना बाहर अच्छा टैलेंट होते हुए भी उसे यूटिलाइज नहीं कर रही है, जहाँ वो घर बैठे ही इतनी बड़ी बिजनेस कर सकती है, जहाँ अपनी आइडेंटिटी वो खुद पहचान बना सकती है। यहाँ अनुपमा का शाह फैमिली मेम्बर्स के मूड ठीक करने का डांस देखा ही नहीं मैंने, जहाँ वो तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, पर बहुत गुस्सा आया अनुपमा में। अनुपमा को क्या ज़रूरत है कि इनको इस तरह से एंटरटेन करे, जहाँ बल्कि इनको गुस्सा होने का हक ही नहीं है और वजह भी नहीं है। जहाँ ऑलरेडी इन्होंने तो अनुज को निगल ही लिया है और अभी प्रेम की बारी है। पराग ने बिल्कुल सही कहा कि तुम्हें तो इन सास के तलवे चाटने हैं। आज अनुपमा ने भी यही किया है और करती आ रही है। इसे देखते ही अनुपमा पे बहुत गुस्सा आता है कि वो कभी भी नहीं सुधरेगी, बल्कि दूसरे बाहर लोगों को 5 पन्नों का भाषण ऑलरेडी रेडी रहता है हर वक्त। यहाँ मुझे लगता है जिस तरह से मोटिबा आगे जाके प्रस्ताव रखेगी, जहाँ उनके बीमार होते हुए प्रेम राही को कन्विंस कर लेगा कि शादी कर लेंगे, शादी के बाद हम दोनों अपने अपने करियर में फोकस करेंगे, पर ये सपना राही का सपना ही रह जाएगा, जहाँ आगे ऐसा सरकमस्टेंस, ऐसे सिचुएशन होंगे कोठारी हाउस में, जहाँ कोठारी फैमिली मेम्बर्स भी इस तरह से राही को तंग करेंगे, जहाँ उसका जीना हराम हो जाएगा। आगे जाके प्रेम का भी कैरेक्टर बदल सकता है, जहाँ उनके फैमिली मेम्बर्स के इशू के वजह से वो भी राही के सपने को आगे करने के लिए वो कुछ मदद ना करे या सपोर्ट ना करे, जहाँ ये देखते हुए राही को ये महसूस हो जाए कि प्रेम के साथ शादी करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो अनुपमा को अभी आज डर लगा रहा है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पर असल में इन दोनों के बीच में दूरियां ज़रूर आएंगी, जहाँ दूरियां लेके आने में कोठारी मेंबर्स माहिर होंगे और प्रेम भी उनके जासे में आ जाएगा, जहाँ राही अकेली ही पड़ जाएगी। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही कहा आपने राधिका कि अब प्रार्थना में भी बदलाव आ रहा है। गौतम के सामने जो जुबान नहीं खोलती थी वो राही की पैरवी कर रही है, राही को डिफेंस कर रही है प्रार्थना। तो आगे और भी ये जो कॉन्फिडेंस है वो आगे और बढ़ेगा। गौतम का जीना मुश्किल होगा क्योंकि प्रार्थना अब राही की तरह ही बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाली है।
तो मजेदार है आपका रिव्यू राधिका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में बा और बराक की हमने जो बातें सुनी, आज इस परिवार की बातें करेंगे हम कि इन्होंने कहा कि प्रेम के पिताजी है ना, उसने कहा कि क्यों आपको अपना बेटा पसंद है, क्यों आपको अपने पोते से प्यार है, वो इतना आपको ये करा। जो भी पराग ने कहा, पराग की एक बात अच्छी लगी मुझे कि बा से कहा कि आपकी गलती है, आपने राई को शगुन देने की बात करी और बिना पूछे ये जो आप किया वो गलत है, तो ये सही में गलत है। बिना किसी की मर्जी जाने तुमने सिर्फ लंच पे बुलाया था तो वही सब करते, और वो जितना भी किया वो ज़्यादा था तो उसकी बेइज्जती तो नहीं, और नहीं तो सुनना है राई क्या चाहती है जानने के पहले तुम ये सब करोगे तो ये सब दिखेगा, फिर उसमें राही को क्यों गलत कहना है। यहाँ पराग कोठारी घमंडी इंसान है। यहाँ आज उसने कहा कि तुमको भी झेला, तुम्हारी भी मनमानी मानी, तुमने शादी की, तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट किया, तो तुम उसको क्यों नहीं मना सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटे के सामने, क्यों नहीं झुकते। हम भी झुके, जो भी बा ने कहा, मोटी बा ने। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि प्यार जो करती हूँ तो मैं तुम्हारे पिताजी में देखती हूँ उसको, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी ऐसे थे, यानी उन्हें भी डांस का शौक़ था, उन्हें भी खाना बनाने का शौक़ था, तो इसमें कहाँ प्रेम गलत हो गया। उसको तो वो आनुवंशिक बोलते हैं ना, उसमें मिला है ना, उसको तो ब्लड में उसका ये गुण है, तो उसको तो मिला, तो उसमें उसकी क्या गलती है। और उन्हें कहा, और एक बात मोटी बाकी मुझे ये नहीं समझ में आई कि इनके 2 बेटे हैं, एक वो राजा के पापा जो और वो जो पराग, तो इन्होंने बिजनेस में से पराग को ही सिखाया, छोटे बेटे को नहीं, जबकि छोटा बेटा भी उनके साथ काम कर रहा है। तो फिर क्यों ना उनकी बहू को ये लगेगा, क्यों ना वो ये सोचे कि भैया के पीछे हाथ के नीचे आप काम करते हो। तो ऐसा होता है, अगर तुम घर में एक बेटे को ज़्यादा प्यार करोगे, एक को है ना, ऐसा उसको नहीं सिखाना है, उसको भी तो सिखा सकते थे। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े घर में या इस टाइप की हरकत है कि एक को सिखा रहे एक को नहीं, और जबकि अगर वो उनकी चॉइस अलग होती तो अलग है, पर बिजनेस एक कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि बा का यानी क्या कहते हैं इसके लिए, पराग कोठारी के लिए ज़्यादा प्यार दिखता है, उनके बेटे के लिए ना। जो ने क्लियर कहा कि तुमको अगर वो एक ही बेटा होता तो बात अलग है, तो सगे बेटे ऐसा दिखा रहे। तो यहाँ ये लगा मुझे। दूसरी बात है कि अब अनुपमा के पास राही और प्रेम अपने रोमांटिक सीन आते हैं, कहते हैं एंजॉय करके जब आते हैं, तो अनुपमा उनको समझाती है, वो कहती है कि तुमसे तो शिकायत थी, वो दूर हो गई, मैंने माफ़ किया तुमसे तुम्हारी गलतियों को, पर बुरा तो लगता है, धोखा था वो। और उसने जो भी कहा कि तोड़ना मत, एक बार तुमने जो गलत किया धोखा देके, उसने जो भी कहा, अपना जो डर बताया कि साथ रहना, साथ छोड़ देना, पर तोड़ना मत, जो भी कहा। तो यहाँ मुझे अनुपमा का डर, उसकी लाइफ में जो भी हुआ उसको लेके वो डरती है, तो बेशक उसका डर सही है। और ये डर अनुपमा का कहीं ना कहीं मोटी बात सही सच करेगी, जो हम रिकेप में देख रहे हैं। वो जो जिद पर आ रही है और जो कर रही है कि कैसे भी करके, और वो राही को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उन्होंने आज जो शर्त भी रखी है तो वो अपने बेटे को सिर्फ और सिर्फ प्रेम को पाने के लिए, राही के लिए नहीं। दूसरी बात है कि अनुपमा ने यहाँ आज मुझे अनुपमा से बिल्कुल भी बहुत बुरा लगता है। अंजू जी, वो जो डांस करना, ये शाह परिवार को खुश रखने के लिए तरह तरह की कोशिश करना, जबकि शाह परिवार 1% भी अनुपमा को ऐसा कुछ नहीं, वो रोए मरे लगे, चोट लगे, कुछ भी हो, हाँ मरने वाली होती तब इनको इनकी मम्मी चाहिए होती, बहू चाहिए, क्योंकि अनुपमा के बिना इनका चलता नहीं है, इसलिए ये तब रोते कि इनके बिना हम क्या करेंगे। या मुझे वही लगता है। और अनुपमा जो इनको चूपता है जो जी, इनका ये ऐसा अनुपमा का जो डांस करके सिखाना, अरे राही को मुंह पर बोलते हैं यार, ये अनुपमा के मुंह पर बोलते हैं कि अच्छी नहीं, और ऐसा किया वैसा किया, ये गलत, ये हमारी नहीं है, ऐसा नहीं, बार बार ये लोग उसको टोचते हैं, तो उसी को नचवा रहे हैं उनके लिए। क्यों चाहिए अनुपमा को ये सब, क्यों राही को ये कहती है कि हम उनको मनाएंगे, क्यों राही और वो प्रेम को नाचना करिए, तुमको नाचना है तो नाचो यार, मुझे नहीं अच्छा लगता अनुपमा का ये चुपता है मुझे यहाँ पे। क्यों, अरे ये इसीलिए तो सर चढ़ के बोलते, ये हमेशा मुंह फाड़ के बोलते, इनको डर नहीं है अनुपमा का, ये बोल देते हैं, फिर अनुपमा 5 पन्ने का भाषण देती है तो चुप हो जाते हैं, पर ना ये सारी फील करते हैं और ना इनको कहीं गिल्ट होता है, न फिर वो बा हो या बाकी दोनों पोते हो और बाकी के। तो यह मुझे लगता है यार, बच्चों के साथ बच्चों को खुश करना, बच्चों को मनाना अलग बात है, ठीक है, बापूजी इन सब में झमेलों में नहीं पड़ते, बापूजी को कराना अलग बात है, पर ये इन लोगों को तो क्यों देना, या तो हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते। और ये पाखी, तोशु और बा, ये तीनों ही
कलंक है अनुपमा की लाइफ के। हमेशा इसकी लाइफ में जो आज ये 2 डिवोर्स और ये मन में हमेशा जो डर पैदा किया है ना, तो कहीं ना कहीं वजह शाह परिवार है। अनुपमा इनको क्यों इतना भाव देती है बिल्कुल पसंद नहीं आता, चूकता है अंजू जी। पर अब जो रिकैप में दिखाया ना, रिकैप में बा अपनी इच्छा, आखिरी इच्छा आपने भी कहा था, वो बात मुझे इतनी जची। सही बात है कि प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो किसी की अंतिम इच्छा करने के लिए किसी की ज़िंदगी खराब कर दो, ये कहाँ से तक सही है। अगर मरने वाला वो तो अपनी ज़िंदगी जी के अपनी मनमानी करके वो तो चला जाएगा। अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, उनके बचे कुछ दिन उनकी एज के अनुसार, उनके लाइफ के कुछ साल, कुछ वक्त, कुछ 10 साल, 10 या 2-4 साल, 12 साल, 10 साल ये इंसान जिएगा उसकी उनकी एज को देखे। पर किसी की आने वाली ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके कहाँ तक ऐसा सही है। तो यहाँ बहुत बुरा लगा मुझे। पर अनुपमा कैसे फैसला लेगी, क्या सोच के लेगी, इमोशनली कभी कभी, नहीं तो कभी प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए। वादा करो, शादी मत करो, पक्की बात करो। अगर तुम्हें एंगेजमेंट कर रहा तो वो करो, पर शादी करके फंसो मत, मुझे भी ऐसा लगता है। तो ये होना चाहिए तो सही रहेगा। पर ये देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही पॉइंट आपने वर्षा निकाला है कि बड़े बेटे को तो बिजनेस सिखा दिया, तो छोटे बेटे का क्या। तो ये आपने बहुत ही अलग एंगल दिखाया है कि मोटी बा बड़े ही सर उठा के कह रही है कि मैंने तुझे बिजनेस सिखाया, तो वहीं पे छोटा बेटा भी खड़ा है जो भी उसका असिस्टेंट ही लग रहा है, जो चाची का भी कहना है। तो अगर बेटा एक होता तो समझ में आता, मगर यहाँ 2 बेटे हैं तो दोनों को बिजनेस सिखाना चाहिए था, या फिर ऐसा कोई डायलॉग बताना चाहिए था कि कोशिश मैंने दोनों पे की, मगर साफ साफ कहा है कि मैंने तुझे बिजनेस करना सिखाया। तो बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। ये थे आज के अनुपमा को लेके रिव्यूज। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। ये अभीर शायद गिटार बजा रहा है, और ये इतने में वहाँ पे ये कियारा आई है, और वो मतलब मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, जिस तरह से वो प्यार के लिए गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है। तो क्या भीख में को क्या कोई प्यार मिल जाता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। इसका सिर्फ और सिर्फ ही अट्रैक्शन है। वो बार बार कह रही है कि चारू आपसे प्यार नहीं, लेकिन जब एक बार उसने चारू ने प्यार का अपना इजहार तो कर दिया, लेकिन अभी वो सिर्फ अपने फैमिली के चलते जो है चुप है। ये शायद उसको चारू अभीर का मैसेज पढ़ रही है। तो इतने में वो जो है वहाँ पे वो दादी सा आई है, और वो कह रही है कि मुझे पता है तुम प्यार नहीं करती, और ये और जो भी वो। और उधर अरमान जो है अभीरा की सारी फाइल्स ध्यान से देख रहा है, और इतने में वहाँ पे वो जो है फूफा सा आ जाते हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन से केस में इतना वो है इन्वॉल्व है, कौन सा इतना इम्पोर्टेंट केस है। और लेकिन तब तक अरमान ने सारी फाइल्स बंद करके उसको देखते के साथ ही ड्रॉअर में रख दिए हैं। इतने में वहाँ पे आर के थोड़ा वो भेस बदल के आया है, वो सफाई स्वीपर बन के आया है कि, और वो सारे वहाँ से फाइल लेके वो चला गया है। और ये जब उसको फूफा को ये पता चल गया कि उसका भाई सॉरी बार लाइसेंस जो है वो हो गया है, और अब जो है कैंसिल हो गया है, मतलब वो उसका वापस मिल गया है। और तो वो बड़ी भड़क गया है कि अरमान ने ये करवा दिया। अरमान बेचारे को तो पता ही नहीं है कि जो है ये ऐसा कुछ वो हो भी चुका है। और उधर आर के और ये अभीरा जो उनके बार काउंसिल के जो मेंबर, उनके सामने सारी फाइल्स लेकर खड़े हैं। और उससे पहले ये उसको कियारा को छोड़ने घर आई है अभीरा, पर ये फूफा सा तो हमेशा बिना कुछ जाने पहचाने राशन पानी लेके अभीरा पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब अगर वो घर आई है तो जो है कुछ गलत ही होगा। अब ये सब बातें फूफासा को समझाए कौन। तो जब वो उसने कहा कि आप उसको लेकर कियारा को लेकर अंदर, तो कैसे बदतमीजी से उसको हाथ पकड़ के लेके गए। बाप रे बाप।
और ये दोनों बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आरके का फ़ोन आया है और वो उसके बाद वो चली गई है। कह रहे अभी तक तो ठीक-ठाक थी और अब ये वहाँ पे चली गई और इसका लाइसेंस सब जो है वापस मिल गया है। और ये तो जब फूफासा ने अरमान को ये धमकी दी है कि मैं दोबारा उसको फ़ोन करके कह दूँगा, तो अरमान ने फूफासा का फ़ोन ही पानी में डाल दिया है, क्लिक करो। और जब फिर कह रहा है कि मैं उसको जिसने उसका वो बार लाइसेंस जो भी वकालत का लाइसेंस जो उसमें रद्द किया था, कैंसिल किया था, तो मैं उसको दोबारा सस्पेंड करवा दूँगा। तब जो अरमान ने बोला है फूफासा को, वो बिल्कुल सही था। कह रहा है कि मैं पोद्दार फार्म का सीनियर पार्टनर और सीनियर लॉयर, और आप के खिलाफ अगर मैंने कुछ भी कंप्लेंट कर दी तो आपका क्या होगा वो आप देखो। अब तो इसके जो है ना फूफासा की बारी आने वाली है कि जो है अब इसने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनकी गिनती ही ख़त्म हो चुकी है। और ये वीरा बहुत खुश है और वो आरके से कह रहा है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। बाकी ऐसे तो और आज जो है ये रिकैप लगभग वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। कहलाता है मैं, भले ही आरके गलत हो जहाँ उसने फाइल्स चोरी किया हो, पर नेक काम में देरी क्यों? जहाँ वो अबीरा को इस तरह से घुट के देखना नहीं चाहता था, जहाँ जिस तरह से उसने बार लाइसेंस दिलवाने के लिए मदद किया, जहाँ वो आगे जाके वो उसे ये कहता है कि दोस्त आप मेरी दोस्त बन सकती हो क्या? दोस्त बनने में क्या हर्ज है? जहाँ हर किसी को दोस्त होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक इतना खूबसूरत रिश्ता होता है जहाँ कोई भी कमिटमेंट्स नहीं होते हैं। यहाँ कायरा को किस तरह से अबीर समझाने में नाकामयाब होता है, पर यहाँ कावेरी पोद्दार इमोशनली ब्लैकमेल कर डालती है चारू को, अपने आप पे ये कहते हुए कि चारू तुम तो अबीर से प्यार नहीं करती हो। यहाँ चारू प्यार करते हुए भी अबीर से भी झूठ कह रही है, अपने आप से भी झूठ कह रही है और सबसे भी झूठ कहती है। उसे लगता है कि वो इस तरह से अबीर को ठुकरा के अपने फैमिली मेम्बर्स की खुशियाँ दे रही है। असल में ये फैमिली है ही नहीं खुशी के काबिल, जहाँ सब लोग इतनी सेल्फिश हैं। कायरा को समझ में नहीं आ रहा है अबीर के लाख समझाने के बाद भी, जहाँ अबीरा उसे घर छोड़ने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ फिर से बंसल उसके ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ अरमान ने आज जो भी मुंह तोड़ जवाब दिया बंसल को अच्छा लगा। कम से कम बंसल को तो कुछ कहने का तो इतना तो हिम्मत रखता है, क्योंकि उसकी बोलती तो बंद हो जाती है विद्या के सामने। जहाँ मुझे लगता है कि ये जो डाइवर्स की डेट फिक्स किया गया है वो विद्या ने ही फिक्स किया है, जहाँ फिर से वो इन दोनों में गलतफहमियाँ में पैदा करना चाहती है और ये चाहती है कि जल्द से जल्द अबीरा और अरमान दूर हो जाए। जहाँ ऑलरेडी अरमान को आरके बिल्कुल पसंद नहीं है और आरके को भी कहीं ना कहीं अबीरा पसंद आ रही है, जहाँ उसे भी असल में उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अबीरा को लाइक करने लगा है। भले ही वो थोड़े वक्त के लिए नेगेटिव हो जाए या स्वार्थ हो जाए, पर आखिर में मुझे लगता है कि वो उसे समझ में आ जाएगा कि
अबीरा अरमान एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो इन दोनों को मिलवाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। जहां शिवानी की भी एंट्री हो चुकी है, जहां जल्द से जल्द अरमान को अपनी बायोलॉजिकल माँ का भी बारे में पता चल जाएगा, तब अरमान क्या करेगा, क्योंकि विद्या तो इतनी सेल्फिश है। अगर उसकी असली माँ होती तो इस तरह से अपने बेटे को घुट घुट के जीते हुए नहीं देख पाती थी, जो विद्या कर रही है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नान जी। ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये आर के तो छुपा रुस्तुम निकला। जिस तरीका अपना है वो गलत बात है। एक्चुअली अरमान ने रखा अबीरा के फाइल्स उसे निर्दोष साबित करने के लिए वो कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था और फिर अगले दिन कर सकता था। पर इस बार उसने चोरी चुपे आर के ने ऐसे निकाल के वो रख दिया था, विच दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। सही तरीका नहीं था। उसका नेक इरादा था पर सही तरीका नहीं था। एंड तीसरी बार अब मेरे को पता नहीं इसने इस तरह तरकीब निकाला कि उसे बेगुनाह साबित करे। समझती हूँ अबीरा डिजर्व करती है अपनी बेगुनाह साबित करने, वैसे भी उसने किया ही नहीं है कुछ भी। कोई घटिया काम ऐसे कुछ कर ही नहीं सकती, वो कभी भी नहीं करेगी। पर बट एनीवे फूफासा तो ये हाथ धो के हमेशा अबीरा के पीछे ही पड़ा रहता है। जितना भी अबीरा अच्छे काम कर लो, ये फूफासा कभी ये कुत्ते के धूम है, कभी भी सीधे नहीं हो सकते। उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। वो कुछ भी कर ले, वो अबीरा को कुछ नहीं कर पाएगा अभी, बिकॉज अरमान अभी पूरी तरह अपनी गलती सुधार ली। एंड वो कैसा करेगा कि वो कोई अबीरा को छू ना पाए, वो ऐसे ही करने वाला है। उस रास्ते पे चल दिशा होगी और अभी उनका दोस्ती होगी। फिर अरमान को अभी और जल कुकड़ा हो जाएगा अभी वो। और अभी ये वो आंटी जी अभी आने का समय आ गया है अभी। अभी देखते हैं जब ये हियरिंग पोस्टपोन होगा और अगले तारीख को हो जाएगा, फिर इस बीच में वो आंटी जी आने वाला है, असली कहानी शुरू होगा अभी। देखते हैं अभी। मेरा मानना है कि एक्चुअली ये कायरा भी ये अगला माह ही दिख रहा है अभी। क्या इतनी छोटी उसकी उम्र, वो क्या शादी क्या करेगी अभी? पढ़ना लिखना, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। वो क्यों ही कोई उसे समझाता नहीं। बस अबीरा के पीछे बस पढ़ना है, वो उस पर समय बर्बाद करना है। और ये दादी साहब बार-बार चारों को इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्लैकमेल जो भी करो, वो वही कर रहे हैं। ये बहुत घटिया कर रहे हैं, उसका कर्मों का सज़ा ज़रूर मिलेंगे दादी साहब को। और इन इसे चारों को बताने से पहले क्यों नहीं उसको कोई इस कायरा को बताए, उसको समझाए, कहे भेज से अभी पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, नहीं तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो अच्छी तरह से वो निकल के उसको घर के पास लेके आई है और बस फूफा साहब फिर से शुरू कर दिया। चलो अभी अरमान अपनी गलती का सुधार रहता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। आज तो सच में अरमान ने संजय बंसल की बैंड बजा ही दी। जिस तरीके से उसने कहा कि अबीरा को लाइसेंस मिल गया तो वो खुश हो गया, लेकिन बंसल खुश नहीं हुआ। वो फिर से उसे फंसाना चाहता था। इन लोगों के अंदर शर्म नाम की चीज है या वो भी मर चुकी है? इन लोगों को क्या लगता है कि इनके लिए इंसान एक कठपुतली है या एक रोबोट है जिसे कोई एहसास नहीं होता, दर्द नहीं होता। ये लोग जिस तरीके से हरकतें करते हैं अबीरा के साथ में, इनको सच में शर्म नहीं आती? खुद एक बेटी का बाप होते हुए इस तरीके की हरकत। लेकिन उसे भी क्या कहे जो खुद अपनी बेटी का सौदा करके बैठा था शादी करवाने के लिए। वो इंसान किसी की फीलिंग्स, उसके इमोशंस वो क्या ही समझेगा।
खुद के बेटे के और बेटे के नहीं समझ पाया, वो अबीरा की तो कैसे समझेगा, क्या सोचेगा भी नहीं। खुद का जो ईगो प्यारा है। और यही सारी बातें रूही संजय बंसल को बोलेगी, तब लगेगा उसके गाल पे करारा तमाचा। लेकिन सच में संजय बंसल जैसा इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो दूसरों को खुशी नहीं रहने देता, इसलिए खुद की जिंदगी भी खुशहाल नहीं है। और यहाँ पे कियारा अब अबीर के पास आई है। प्यार को खेल समझ के रखा है कि चलो चारों प्यार नहीं करती है तो अबीर भी मुझसे प्यार करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। और यहाँ अबीर भी गुस्से में फिर कियारा को प्रपोज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि चारों ने मना कर दिया कि तुम मेरी बहन से शादी करो, वो कुर्बानी देने आ गई। लेकिन इस तरीके से जिंदगी नहीं चलती है अबीर, कि इसने मना कर दिया तो उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लो, फिर जब वो सामने वाला कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तुम फिर से कियारा का दिल तोड़ोगे। तो ये सब खेल खेलना बंद करो। और कियारा, तुम्हें अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? सच में तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरवी रखा हुआ है। जब कोई बंदा तुमसे कह रहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम्हें जबरदस्ती करनी है। लेकिन तुम खुद एक बात भूल गई कि तुमने गिफ्ट दी, तुमने अपना वो चिट्ठी दी, लेकिन उसमें मोबाइल नंबर लिखा, लेकिन खुद का नाम लिखना भूल गई। तो सारा रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है, और आज तुम फिर से उसके पास भीख मांगने गई हो, अबीर के पास, कि मुझसे शादी कर लो, आपको प्यार हो जाएगा। ये क्या बात हुई? कुछ तो समझने की कोशिश करो। इतना कुछ सब बस तुम्हें समझा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है। और फिर इल्जाम क्या कौन देगा? अबीर को देंगे सब लोग। तुम्हें क्लीन चिट मिलेगी क्योंकि तुम एक लड़की हो। और यहाँ पे आके क्या डेयरिंग बाज है ये इंसान। अबीरा की खुशी के लिए वो अरमान के ऑफिस तक पहुंच गया, और वो अच्छा हुआ कि अरमान ने उसका चेहरा नहीं देखा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। और एक काम बहुत अच्छा हुआ, बंसल के आने की वजह से वो सारी फाइल उसने टेबल के ड्रॉ में रख दी, लेकिन लॉक नहीं लगाया। और उसके जाने के बाद आरके ने सब कुछ चेक किया, तब उसके अबीरा के सारी फाइल मिल गई, जो भी उसके बेगुनाही के पूरे सबूत थे वो, और उसने जाके दे भी दिया। और अबीरा से भी कह दिया फोन पे कि कल आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, आपका सपना पूरा होगा। और तब वो लोग कोर्ट में आते हैं, जब उसे बुलाते हैं कोर्ट में कि आपको कोर्ट में बुलाया है, आर के बताता है, तब वो जाती है कोर्ट में, और पूरे सबूत देखने के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि आपने कोई रिश्वत नहीं ली, आप उसे पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई, और उसे उसका लाइसेंस भी वापस मिल गया। और वो बहुत खुश है, वो रोती है, वो आर के उसे कॉन्ग्रेचुलेशन ही कर रहा है। जब टेंशन थी तब भी वो बॉल देता है हाथ में उसके, कि टेंशन मत दीजिए, इसको हाथ में पकड़ के रखिए। बाद में जब वो खुश कॉन्ग्रेचुलेशन करता है तो अबीरा नीचे बैठ के रोने लगती है और कहती है कि मम्मा आपका सपना पूरा हो गया, अब फिर से वकील बन गई, और बहुत अच्छी वकील और बड़ी वकील बन के दिखाऊंगी। एक टाइम के लिए जब कियारा को वो लेके भी आती है पोद्दार हाउस, तब बंसल को पूछने की भी जरूरत नहीं समझता, उसे लगता है कि वो कियारा को भड़का रही है। इतना इंसान कैसे गिर सकता है वो नहीं पता। लेकिन तब वो कहती है कि कियारा भाई के पास आई थी, और बात आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा था, इसलिए मैं कियारा को घर पे छोड़ने आई हूँ समझा बुझा कर। वो और कुछ बोलना चाहता है, लेकिन अरमान रोक देता है और कहता है कि आप कियारा को लेके जाइए, और अंदर जाके ढिंडोरा मत पीटिएगा कि अबीरा कियारा को लेकर आई और कियारा गोयंका हाउस गई थी। ये सीन भी बहुत अच्छा था, लेकिन आरके ने जो किया ना वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि अरमान करता तो ये लोग उसे और टॉर्चर करते। किसी और ने किया है तो कम से कम अरमान बच तो गया, लेकिन हाँ, उसने बंसल को बता दिया कि सारे सबूत में इकट्ठा कर रहा था अबीरा को बेगुनाह साबित करने के लिए। और आज दादिशा और चारों वाला सीन भी
अच्छा हुआ चारू पकड़ी नहीं गई, लेकिन उसे लगा दादी जागो कि चारू प्यार नहीं करती, लेकिन प्यार करती है। ये बात वो बताती नहीं है, क्योंकि वो घर वालों के लिए कुर्बानी जो देती है हर बार, और यही उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। आज जब अरमान भी बात करने आया, और बात दोनों बात करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही आरके का फोन आया वही बताने के लिए कोर्ट में जाना है, तो वो चली जाती है। तब आरके अरमान को गुस्सा भी आता है। प्रिकेप तो वही पुराना था, देखते अब आगे क्या दिखाते। ड्रामा तो बहुत है। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन से एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। और जयलक्ष्मी जी, जैसे आप हमें दिल से अपनी फ्रेंड मानती है, वैसे हम भी आपको दिल से अपनी फ्रेंड मानते हैं। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी, राधिका और सुचि जी। आपके ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज को लेके। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.